शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पुनः 10 क्वेश्चंस मात्र की सीरीज है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर्स में आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, गणित में अधिगम निर्योग्यता। क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, उत्तर अपने आप बन जाएगा। अधिगम की निर्योग्यता, निर्योग्यता से क्या मतलब लेना है, मतलब अधिगम ही नहीं कर पा रहा है बच्चा गणित का, बाकी अन्य विषयों का कर पा रहा है पर गणित विषय में वो अधिगम नहीं कर पा रहा है सिखाने के बावजूद भी। तो उसका अधिगम ना करने का आकलन करना है कि भाई वो क्यों कारण से अधिगम नहीं कर पा रहा है, समस्या क्या है। तो गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन करने में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब है गणित में जो बच्चा है वो अधिगम निर्योग्यता का शिकार है और उसकी अधिगम निर्योग्यता का असफलता का आकलन करना है। तो आकलन कौन से परीक्षण से करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से देखते हैं, अधिक क्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। इन चारों का मतलब आप जानते हैं, अपना उत्तर चुन लीजिए। इन चारों का मतलब, अधिक क्षमता परीक्षण में आपकी क्षमताएं पहचानी जाती हैं, निदानात्मक परीक्षण में आपकी प्रॉब्लम क्या है ये जानी जाती है ना, उसका उपाय सोचा जाता है, निदान में मतलब समस्या जानी जाती है और उपचार में उसका समाधान किया जाता है। स्क्रीनिंग परीक्षण में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। और उपलब्धि परीक्षण में उपलब्धि होती है। स्क्रीनिंग परीक्षण नॉर्मल किसी परीक्षण में आ सकता है। तो चार परीक्षण में निर्योग्यता का पहचानना है अर्थात समस्या का आकलन करना है, तो उसके लिए आएगा निदानात्मक परीक्षण अर्थात समझना क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया है भाई, सिद्धांत चित्र। ये क्या चीज है, एक्चुअली ये कहलाते हैं कॉन्सेप्चुअल मैप्स, कॉन्सेप्ट मैप कहलाते हैं मैप। तो सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र हैं जो मैप्स हैं, यूं कहें किसी डायग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट वाला कोई मैप बना हुआ है। तो ऐसे जो मैप्स होते हैं, चित्र होते हैं, सिद्धांत सहित होते हैं, है ना, व्यवस्थित होते हैं, मतलब किसी पेड़ का चित्र नहीं, डायग्राम आदि। तो खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं को बढ़ाते हैं, नक्शा भी हो सकता है। तो किस सिद्धांत चित्र जो अवधारणाओं को बढ़ाते हैं वो उसमें होता क्या, वो क्या सिस्टम क्या है उसका, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, एक विषय से दूसरे में ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं सिद्धांत चित्र, या फिर विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करते हैं, या फिर क्या लिखा है इसको अपन ऊपर कर देते हैं, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के लिए होते हैं, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने में योग्यता को बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र क्या है, तो सिद्धांत चित्र एक डायग्राम होते हैं जो सिस्टम से बने हुए होते हैं, जहां जिसकी स्थान है वही वह होता है और एक सिस्टम से क्रम से ऑर्डर में होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के काम कौन करता है, सिद्धांत चित्र, ठीक है। ये हो गया, मैं चित्र भी दे दूंगा आपके लिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एल्बर्ट बंडूरा, आपने नाम सुना है एल्बर्ट बंडूरा का। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, लिखा है एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। एल्बर्ट के इस सिद्धांत के अनुसार निम्न में 4 वाक्यों में से कौन सा सही है, ये पूछा है भाई। पहला वाक्य देखते हैं, ये मैं अपनी फोटो को हटा देता हूं, ठीक है, लो ये हो गई। अब देखते हैं 4 ऑप्शन। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये तो अनिवार्य खेल और विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की इसको बहुत मुख्यता देते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की क्या विशेषता, ये पूछा है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ये तो जीन प्याजी का है और ये वाइगोत्स्की का आ गया। अब बचे 2। तो नॉर्मली आपने जब सामाजिक अधिगम बंडूरा का पढ़ा होगा तो उन्होंने एक मॉडलिंग शब्द पढ़ा होगा, प्रतिरूपण, प्रस्तुतिकरण, ये कहलाता है। तो इनके सिद्धांत में यही है 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्न से कौन सा सही है, तो वही मॉडलिंग होती है उनके सिद्धांत में, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निगमनात्मक तर्कणा शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा से क्या मतलब है, मेथड। जब हम कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के कई मेथड्स होते हैं, उनमें एक निगमन भी मेथड होता है और ये निगमन तर्क भी होता है एक तरीके का। तो निगमनात्मक तर्कणा में क्या चीज शामिल है, या यूं कहें निगमनात्मक तर्कणा है क्या। पहला ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है निगमनात्मक तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण है, अन्वेषणापरक सीखना और स्वतः खोज परक
संबंधी पद्धतियां। क्या है ये? पहले तो आप अपना उत्तर चुन लीजिए। अब मैं निगमन बता देता हूं। निगमन मतलब कोई नियम है और नियम के बाद उदाहरण आदि से तर्कणा होगी। निगमनात्मक तर्कणा है मतलब सीधा सिद्धांत है, नियम से तर्कणा। जैसे हम ये जानते हैं कि पानी अगर तापमान कम हो तो जमेगा, ये सिद्धांत, ये नियम है। तो नियम से आगे और बात होती है, वो कहलाता है निगमनात्मक तर्क। तो जो सामान्य बात होती है उसको विशेष की ओर ले जाया जाता है निगमनात्मक में। सामान्य बात है कि पानी कम तापमान में जमेगा। अब सामान्य से विशेष की ओर आगे और बात होती है निगमनात्मक तर्क में। ठीक है, जैसे विशिष्ट से सामान्य, अब विशेष कोई बात हो फिर उससे नियम की या सामान्य की बात हो, ऐसा नहीं है। निगमन में पहले सामान्य बात होती है, नॉर्मल सिद्धांत की बात होती है, फिर उसको किसी परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाता है। इसके बाद है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। यहाँ ज्ञान होता है, ठीक है, उसका निर्माण नहीं किया जाता। ज्ञान जो होता है, जो निगमन, जो नियम होता है, उसको फिर आगे प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया है? अन्वेषण परक सीखना। निगमनात्मक में अन्वेषण परक सीखना नहीं होता है। जो नियम होता है वो नियम ही होता है, उसी को आगे और उस पर प्रयोग किया जाता है, उस पर फिर खोज होती है। पर अन्वेषण परक सीखना निगमनात्मक में नहीं होता है, पहले से ही खोज की जाती है, खोज होने के बाद ही जब पढ़ा जाए वो होता है निगमनात्मक को। अन्वेषण परक में कोई नियम नहीं है, आप खुद ही खोजिए कोई चीज। तो इसका उत्तर होगा 24 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा से सीखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा से सीखते हैं और उसे प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी चीज उन्होंने सीखी एक अवधारणा से और उसे प्रयोग किया, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। और अभ्यास से फिर अभ्यास करते हैं और जो त्रुटियां करते हैं वो अभ्यास के कारण कम होने लगती हैं। यह विचार खालिस्तान के द्वारा दिया गया, सबको पता है, इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं है। अभ्यास की बात केवल और केवल एक मनोवैज्ञानिक ने की है, मुख जोर देकर के, वो E.L. थॉर्नडाइक। तो इसका ये उत्तर होगा, वही 3 नियम और 5 गौण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि जानते ही हैं, संवेगात्मक इंद्रियों से संबंधित रहेगी और संवेग से संबंधित रहेगी। संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित? याद करने से, गतिक प्रक्रमण से, विचार करना से, यह समानुभूति। तो याद करना माइंड का काम है, मेमोरी का काम है। गति शारीरिक होगी तो शारीरिक बुद्धि आएगी, यहाँ संवेगात्मक बुद्धि की बात है। विचार करना भी मानसिक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि है समानुभूति, अनुभूति देना और समानुभूति देना। अनुभूति और संवेग एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? एक आंतरिक बल। एक आंतरिक बल, इससे समझिए क्या होता है आंतरिक बल? आंतरिक बल मतलब अपने अंदर की कोई शक्ति है ना, आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। हम किसी के कहने पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो आंतरिक शक्ति या आंतरिक बल है हमें प्रोत्साहित कर रहा है और व्यवहार पर प्रक्रिया करने के लिए बाध्य कर रहा है, और हमें वो व्यवहार करने के लिए या जानबूझकर कोई व्यवहार करने की या प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर रहा है। कौन बाध्य कर रहा है? आंतरिक शक्ति। एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्धि कराता है, और जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस प्रतिक्रिया को व्यवस्थित कर रहा है, एक दिशा दे रहा है। कौन? आंतरिक बल। खाली स्थान है वह आंतरिक बल। क्या कहलाता है भाई? हमारे अंदर का जो बल है वो हमारे लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, और एक दिशा दे रहा है हमारे व्यवहार को, हमारे व्यवहार के लिए व्यवस्थित कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है? इसमें कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। हम जो व्यवहार करते हैं वो, और उसमें जो आंतरिक बल होता है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। 3 तो बिल्कुल आंखें बंद करके हटा दीजिए, सॉरी इसका आंसर पहले ही मैंने बता दिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? फिर से अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। क्या दिया है? निम्न में से मतलब 4 ऑप्शंस में से कौन सी शब्दावली प्रायः? 4 में से एक शब्द है जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अभिप्रेरणा के साथ होती है वो, पहली तो बात, ठीक है, और अंतः बदलाव, आंतरिक बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो अब इसमें मास्लो का सिद्धांत आपको ध्यान करना पड़ेगा, और प्रेरणा 19 के सिद्धांत में बहुत ज्यादा है। अभिप्रेरणा हो रही आंतरिक शक्ति है, अभिप्रेरणा एक, ठीक है ना, और अभिप्रेरणा से जो आंतरिक बदलाव आ रहा है, आपके अंतः बदलाव हो रहा है, आप किसी प्रतिक्रिया को करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज है। अभिप्रेरणा के साथ भी एक अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। वो क्या शब्द है?
वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा क्रिया है जो अभिप्रेरणा के साथ साथ हमारे अंतः बदलाव में इस्तेमाल होती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता और प्रेरणा। तो इसका आंसर आवश्यकता है। हम प्रेरित होते हैं खाने की ओर, मान लो अग्रसर हुए क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता थी, खाने की आवश्यकता हुई तो हम खाने की ओर हमारा मन लगा, अर्थात अभिप्रेरणा हुई, हम उसकी ओर बढ़ गए। तो अभिप्रेरणा के साथ आवश्यकता शब्द जुड़ा ही रहता है। बिल्कुल, प्रेरणा के जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे आवश्यकता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, खालिस्तान प्रेरणाएं। अनुभूतियों के, अनुभूति समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। खालिस्तान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं, संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। ठीक, करती हैं। खालिस्तान प्रेरणाएं, प्रेरणाएं कई प्रकार की, उनमें से कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्थाओं को संबोधित कर दिए। पेचीदा भले ही लग रहा होगा, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। ये पूछा है आपकी कौन सी ऐसी अनुभूतियां हैं जो आपको संतुष्टि करती हैं या संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचाने अर्थात संतुष्ट करती हैं, और आपके जो लक्ष्य हैं स्वयं के उनको प्राप्त कराने की आवश्यकता को संबोधित करती है कि भाई आप ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रेरणाएं हैं? प्रभावी प्रेरणाएं हैं, भावात्मक प्रेरणाएं हैं, संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं हैं, सुरक्षा उन्मुखी। ये तो कह रहे हैं व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करें और संतुष्टिकरण करें। संरक्षण नहीं कहलाएगा, न सुरक्षा कहलाएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। फिर वो क्या भावात्मक हैं या प्रभावी हैं? तो यहां देखें ऐसी प्रेरणाएं जो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण के लिए प्रयोग की जा रही हैं तो वो भावात्मक होंगी, क्योंकि भाव और अनुभूति जुड़े हुए शब्द हैं, पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, आप कमेंट में जरूर बताएं कि 9 में से आपके कितने आए। ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित कई कारक करते हैं, इन 4 में से सकारात्मक रूप से प्रभावित कौन करता है, ये पूछा है। बड़ा सरल प्रश्न, देखते हैं। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय है सकारात्मक, सहपाठियों से प्रतियोगिता सकारात्मक है, अर्थपूर्ण संबंध सकारात्मक है, या फिर माता पिता की ओर से दबाव सकारात्मक है। इन 4 में से सकारात्मक क्या है, आप जरूर चुने। इसका उत्तर है अर्थपूर्ण संबंध। जो आप पढ़ रहे हैं यदि उसके भाव और अर्थ दोनों से उस अपनी पढ़ाई से संबंध बिठाएंगे तो संबंध बिठाने से होगा क्या, आपको जल्दी और रुचि के साथ याद होगा, व्यवस्थित याद होगा। बाकी प्रतियोगिता और भय और दबाव से आपका अधिगम प्रभावित होगा नेगेटिव रूप से, और सकारात्मक रूप से केवल अर्थपूर्ण संबंध से प्रभावित होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये 10 क्वेश्चंस देखिए, कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने नंबर आए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।